हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एसएससी के पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें कि सारे एसएससी के एग्ज़ाम के पीवाईक्यू होंगे। 30 क्वेश्चन का वीडियो आएगा, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड कल्चर, जीके, स्टैटिक, सब कुछ कवर होगा। आप प्लीज़ बेल आइकन और सब्सक्राइब दबा दीजिए, और एट द एंड ऑफ वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपना वीडियो का। तो हम अभी देखते हैं हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भीमबेटका, अ नोटेड साइट ऑफ द पेलियोलिथिक पीरियड, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इसे डिस्कवर किसने किया था? तो वीएस वकांकर जी ने इसे डिस्कवर किया था इन 1957। ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, ये क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का चैनल का ये लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम देखते हैं कुछ की हड़प्पन साइट और उसको डिस्कवर किसने किया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो साइट है वो हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 में, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला था। और इसे किसने डिस्कवर किया था? तो दयाराम साहनी जी ने। अब आप याद कैसे रखेंगे कि दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को खोजा था? तो बस आप मोहनजोदाड़ो को याद कर लीजिए कि मोहनजोदाड़ो को जो है वो आर.डी. बैनर्जी ने ये एक्सकवेट किया था। अब आप मोहनजोदाड़ो को आर.डी. बैनर्जी कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, दारो जो है DARO है, तो डी और आर आ रहा है इसमें, और यहाँ पे भी डी और आर आ रहा है आर.डी. में। तो मोहनजोदाड़ो को आर.डी. बैनर्जी से याद रखिएगा, तो जो हड़प्पा हो जाएगा वो दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है। सुतकागेन डोर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेस्टर्न मोस्ट जो सेटलमेंट था वो सुतकागेन डोर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि बलूचिस्तान में था, अभी के बलूचिस्तान में। तो इसे किसने खोजा था? तो स्टीन ने खोजा था, STEIN, स्टीन ने खोजा था। चानू दरो, यहाँ पे बीड मेकिंग होता था, चूड़िया कंगन बनाए जाते थे। इसे किसने खोजा था? तो 1931 में NG मजुमदार ने चानू दरो का एक्सकवेशन किया था। राखीगढ़ी, जो कि लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, मतलब सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स जो है वो राखीगढ़ी में ही मिले हैं। इसे किसने खोजा था? तो सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने। तो सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने राखीगढ़ी का खोज किया था। और रोपर, रंगपुर, सुरकोटड़ा और लोथल, ये चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, हड़प्पन साइट। इसे SR राव ने एक्सकवेट किया था। लोथल में आपका डॉकयार्ड भी मिला हुआ है, तो इसे याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अ ब्रिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ डॉकयार्ड मेंट फॉर बर्थिंग शिप एंड हैंडलिंग कार्गो। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना को जहाज़ों को खड़ा करने और माल संभालने के लिए बने घाट के रूप में पहचाना गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए मोहनजोदाड़ो, बी धौलावीरा, सी राखीगढ़ी, या डी लोथल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है, और वहाँ से ही जो है हम मेसोपोटामिया के साथ बाई सी रूट ट्रेड किया करते थे। और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्या कहते थे? तो मेलुहा कह के बुलाते थे। ठीक है। याद रखना है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पा को मेलुहा कह करके बुलाते थे।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ? वैदिक जीवन के आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन बी संन्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्या या ऑप्शन डी वानप्रस्थ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वन में जाना, जिंदगी का सारा मोह माया छोड़ करके वन में प्रस्थान कर जाना। तो आश्रम सिस्टम के 4 स्टेजेस है। ये 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला ब्रह्मचर्या। जब बच्चे में आप गुरुकुल में जा कर के पढ़ते थे, तो जैसे आप देखे होंगे कि राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा करते थे शिक्षा के लिए, तो उस टाइम ब्रह्मचर्या का पालन होता था, वो स्टूडेंट लाइफ था। फिर ब्रह्मचर्या से लौटने के बाद गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आप अपनी बीवी और बच्चों का देखभाल करते हैं, तो वो हाउस होल्ड लाइफ हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया। फिर आप जब अपने गृहस्थी से अपना सारा मोह त्याग देते हैं तो आप वानप्रस्थ जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं लाइफ से, और उसके बाद अल्टीमेटली आप संन्यास ले लेते हैं, अपना लाइफ रिनाउंस कर देते हैं। तो ये जो है वो आश्रम के 4 स्टेजेस है। गला थोड़ा ख़राब है, उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज फाउंड इन 2 recessions, black and white, and is full of ritual to be performed publicly and individually? निम्नलिखित में से कौन सा वेद 2 संस्करणों काला और सफ़ेद में पाया जाता है और सार्वजनिक या व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले अनुष्ठानों से भरा हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में ही काला, जिसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, और सफ़ेद, जिसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, वो 2 ये आपका पार्ट है। ठीक है, तो जो यजुर्वेद है उसे मंत्रा फॉर सैक्रिफाइसेस भी कहते हैं, यज्ञ। और 2 मेन आपका ब्रांचेस है, एक शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाइट या ब्राइट भी बोलते हैं, और एक कृष्ण यजुर्वेद जिसे ब्लैक और डार्क कहते हैं। कृष्ण जो थे वो सांवले मतलब काले रंग के थे, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कृष्ण जो है वो ब्लैक यजुर्वेद का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the 4 Veda contains a collection of magic spells and charms to fend off evil spirits and diseases? तो चारों वेदों में से किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाव के लिए जादुई मंत्र और टोटके का संग्रहण मिलता है? तो ये हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में मेंशन है ये सब चीज़। देखते हैं बाकी 4 वेदास को क्या क्या कहते हैं। तो अथर्ववेद को बुक ऑफ मैजिकल स्पेल्स कहते हैं, अभी हमने देखा मैजिकल स्पेल्स, तो अथर्ववेद। सामवेद को बुक ऑफ चैंट कहते हैं या सॉन्ग। सामवेद में जो है वो गाने का तरीका, गाना के राग, ताल, ये सब मेंशन है। यजुर्वेद जो है वो रिचुअल्स या प्रेयर के लिए है, जो रिचुअल्स किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था, ये राजसूय यज्ञ होता था, जिससे जो किंग है वो अपना पावर दिखाता था बाकी फ्यूड्स में। ऋग्वेद जो हो गया वो बुक ऑफ मंत्रा हो गया या बुक ऑफ हाइम्स हो गया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने का हाइम्स लिखा हुआ है। 1028 हाइम्स है ऋग्वेदा में। तो ये सब जो नाम है वो याद रखना है कि किसे क्या कहते थे। अथर्ववेद को बुक ऑफ मैजिक स्पेल, सामवेद को बुक ऑफ चैंट या सॉन्ग, यजुर्वेद को बुक ऑफ रिचुअल्स और प्रेयर, और ऋग्वेद को बुक ऑफ मंत्रा या हाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
द पूर्वमीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाई डैश इन एंशियंट इंडिया। पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना प्राचीन काल में डैश द्वारा की गई थी। हमारे ऑप्शन है ए व्यास ऋषि, बी कपिल, सी पतंजलि या डी जामिनी। तो जामिनी जो है, जामिनी ऋषि, उन्होंने पूर्व मीमांसा स्कूल का फिलॉसफी या दर्शन दिया था। दो दर्शन था, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स स्कूल के फिलॉसफी के संस्थापक कौन कौन है। तो हमारा सांख्य स्कूल कपिल मुनि ने स्टैब्लिश किया था। योग स्कूल का दर्शन जो है वो पतंजलि ने दिया था और योग सूत्र भी पतंजलि ने ही दिया था। न्याय स्कूल जो है वो अक्षपदा गौतम जी ने दिया था, याद रखना है, अक्षपदा गौतम। वैशेषिका स्कूल जो है वो कन्नड़ ऋषि ने दिया था। ये वही कन्नड़ ऋषि हैं जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले मेंशन किया था। ठीक है, मीमांसा स्कूल अभी हमने देखा, जामिनी ऋषि ने दिया था मीमांसा स्कूल। और वेदांत स्कूल जो है वो आदि शंकराचार्य, भक्ति मूवमेंट के सबसे पहले प्रोपाउंडर इन 8th सेंचुरी, ये केरला से आते थे, आदि शंकराचार्य। ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल बिल्कुल याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल होते हैं, सांख्य स्कूल, योग स्कूल, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। असिकनी which was the part of Sapt Sindhu in the name of which of the following river in the present time। सप्त सिंधु में हिस्सा रही असिकनी नदी वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चेनाब रिवर का नाम था असिकनी रिवर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और रिवर, एंशिएंट रिवर और उस एंशिएंट रिवर के नाम, जो कि अभी करेंट में क्या नाम है उनके। तो वितास्ता झेलम को कहते थे, पारुष्णी रावी को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है पारुष्णी रावी को। शतुद्री सतलज को, इसको कैसे याद रखना है, तो एस से शतुद्री और एस से सतलज। विपाशा ब्यास को ऐसे याद रखना है, विपाशा ब्यास, विपाशा ब्यास, वी बी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दोनों का सेम ही टाइप का लग रहा है। सदा नीरा गंडक को कहते हैं, गंडक वही जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिहार में ओरिजिनेट होती है, बिहार में जाके जुड़ती है। और धृष्टवती घाघरा को कहते हैं। ठीक है, घाघरा नदी को याद रखना है, वितास्ता झेलम, पारुष्णी रावी और शतुद्री सतलज, विपाशा ब्यास। शुरू के 4 तो बिल्कुल याद रखना है। और असिकनी जो था वो चेनाब रिवर का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पुरुष सूक्ता इज अ हाइम फ्रॉम विच वेदा। पुरुष सूक्ता किस वेद का भजन है। तो ये जो है ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद या डी सामवेद। तो ये जो है ऋग्वेद का पाठ है पुरुष सूक्ता। ठीक है, पुरुष सूक्ता का मतलब क्या होता है, तो ये लॉर्ड विष्णु के को डेडिकेट किया गया है। जैसे पुरुष सूक्ता मतलब कॉस्मिक बीइंग। ठीक है, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स किसे माना जाता है, तो लॉर्ड विष्णु को माना जाता है, और यही ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। और पुरुष सूक्ता में जो है वो 24 मंत्र या स्टैंजाज है इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऋग्वेदिक गॉड इज कंसिडर्ड एन इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड मैन। ऋग्वेद में वर्णित किस देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है, मध्यस्थ माना जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी यम। तो ये ऑप्शन बी अग्नि हो जाएगा। अग्नि में जो होम करते हैं ऋषि मुनि, वो माना जाता है कि जो अग्नि है वो होम ऊपर ये आकाश में स्वर्ग में लेकर के जाता है देवताओं के पास। और अग्नि जो है, अग्निदेव जो है वही कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन गॉड एंड मैन, भगवान और पुरुष के बीच में, मनुष्यों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गो मीनिंग काउ।
अ वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज डैश इन द वैदिक टाइम। कई शब्द गो शब्द से व्युत्पन्न हुए हैं जिसका अर्थ गाय है। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को डैश कहा जाता था। तो ऑप्शन ए गोमत, ऑप्शन बी गोत्र, ऑप्शन सी गबक्ष और ऑप्शन डी गवेशाना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गोमत। जो गाय जिसके पास होता था उसे बहुत अमीर माना जाता था वैदिक टाइम में। तो जिसके पास गाय होता था तो जो गाय का मालिक होता था उसे गोमत कहते थे। ठीक है, अब इन टर्म्स का मतलब देख लेते हैं। तो गोमत मतलब वही संस्कृत वर्ड है, गोमती से आता है, जिसका मतलब है कि जो आदमी या औरत के पास गाय है उसे गोमत कहते हैं। गोत्र किसे कहते हैं? तो पिताजी के साइड से जो कॉमन एंसेस्टर है उसे उन पीपल को सेम गोत्र का कहते हैं। ठीक है, गवेशाना जो है उस टाइम क्या होता था वैदिक टाइम में कि पैसा करेंसी तो होता नहीं था, गाय को सबसे ज़्यादा कीमती माना जाता था। तो गाय के लिए लिटरली वॉर तक हो जाता था, लड़ाई हो जाता था, गाय को खोजा जाता था, जहाँ भी मिल जाए उसे कैप्चर कर लिया जाता था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस उसे माना जाता था जिसके पास बहुत सारी गाय होती थी। तो गवेशाना मतलब बैटल भी हो जाता था, लड़ाई भी हो जाता था गायों के लिए। अब देखते हैं पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, वही एसएससी पीवाईक्यू ही। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट फॉर द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या गलत है? तो अब पढ़ते हैं। पहला, though India has a federal system, the constitution does not mention the word federalism। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, क्वासाई फेडरल स्टेट विथ अ यूनिटरी टिल्ट, मतलब फेडरल है लेकिन यूनियन के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है। ठीक है, लेकिन वर्ड जो फेडरलिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 में जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन, मतलब फेडरेशन मेंशन नहीं है लेकिन इंडिया फेडरल सिस्टम है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 5 नहीं बोलता है, ये आर्टिकल 3 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 3 ही नया स्टेट क्रिएट कर सकता है। ये स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, ऑन दिस सब्जेक्ट in the union list each state legislature can enact law for the state। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट जो कि शेड्यूल 7 का पार्ट है, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन को हक है लॉ बनाने का, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट को हक है लॉ बनाने का, और कंकरेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 4 देखते हैं, बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। अभी हमने देखा कि हाँ, कंकरेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो हमारा कौन कौन सा गलत हो गया? 2 और 3 गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी 2 and 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन देखते हैं, ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, बी ब्लेंडिंग ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सी लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, या डी ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स। तो हमारा ऑप्शन डी ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स, क्योंकि नॉट द बेसिक फीचर पूछा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारा डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को मिला करके बना हुआ है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के भी बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्टेड है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा कंट्री से हमने क्या क्या लिया है।
अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप ही है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, और कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया है हमने, तो फंडामेंटल राइट्स लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, और फेडरलिज्म। और जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही लिया है। देखिए यूनाइटेड किंगडम का जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड किंगडम के पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आयरलैंड से क्या लिया है, तो डीपीएसपी। कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी हमने देखा क्वाज़ी फेडरल है। और रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर के पास है। रेसिडुअरी पावर मतलब वैसा पावर या वैसा सब्जेक्ट जो कि तीनों लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ये तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, उसे रेसिडुअरी पावर कहते हैं, और वो सेंटर में वेस्टेड है, मतलब पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो हमने कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम टू ट्रेड एंड कॉमर्स भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो जॉइंट सिटिंग होता है ऑन द ऑर्डिनरी बिल, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। तो फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था वर्ल्ड में। जर्मनी से क्या लिया है, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी जब लगता है आर्टिकल 352 में, तो जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हमने जर्मनी से लिया है, और बाकी सारा फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जापान से क्या लिया है हमने, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड किया जाएगा। इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स कैसे होता है, तो आपका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यूएसएसआर से क्या लिया हमने, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया है, और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस का जो आइडिया है वो हमने यूएसएसआर से लिया है, इकोनॉमिक जस्टिस का आइडिया जो है वो भी यूएसएसआर से लिया है, और पॉलिटिकल जस्टिस का आइडिया भी यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following word sequence is correct as per the preamble of the Constitution? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। बी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि सेक्युलर 2 बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन सी, सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑप्शन डी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ध्यान रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 3 वर्ड ऐड किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं। अब हम प्रियम्बल देख लेते हैं थोड़ा। प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल मुज़बानी याद होना चाहिए। Preamble, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है,
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, 3 टाइप का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब आप अपना थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं पब्लिक में आर्टिकल 19 का यूज़ करके। आप किसी में भी किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में आप फेथ रख सकते हैं, कोई भी रिलीजन को आप वर्शिप कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 यहाँ पे यूज़ हुआ है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and the unity and integrity of nation। तो फ्रेटर्निटी मतलब we all are children of same soil, मतलब इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। ठीक है, आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हैं जा कर के। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution। तो 26th day of November 1949 को हमारा Constitution इनैक्ट हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ है, इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट। इनैक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इन्फोर्स हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का डेट क्यों लिया गया था? तो 1930 में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था। ठीक है, 1929 के लाहौर सेशन में, जिसे लाहौर डिक्लेरेशन भी कहते हैं, उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसीलिए उस डे को रिमेंबर करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने पूरी तरह से इन्फोर्स कर दिया था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था 26 नवंबर को ही 1949 को, लेकिन हमने वेट किया 26 जनवरी का। तो यही रीज़न था। प्रियम्बल बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सॉरी, हाँ, तो ये ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी से जो हमने प्रियम्बल को भी मतलब फ्रेम किया, प्रियम्बल भी फ्रेम किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था कि वो एक तरह का समरी था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल हम डालने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी के बेसिस पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जब हमने लास्ट में सबसे पहले तो अडॉप्ट किया ही, लेकिन जब लास्ट में ऐड किया तो एज अ प्रियम्बल ऐड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन का टाइम लगा था। कुल मिला के 11 सेशन हुए थे टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। 165 दिन का डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और 299 मेंबर्स ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहला कब फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो 6 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था। सबसे पहला मीटिंग कौन सा था? तो 9 दिसंबर। फॉर्मेशन के जस्ट 3 दिन बाद पहला मीटिंग हुआ था। पहला सिटिंग हुआ था जिसमें इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये सबसे सीनियर मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इसीलिए इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन 2 दिन बाद ही ये परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया, मूव किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 मतलब जस्ट अगले साल ही 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बाद में जाकर के आपका प्रीएम्बल का रूप बना।
ठीक है। नेशनल सिंबल्स को कब हमने अडॉप्ट किया था? तो 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया ऑफिशियली। डेट याद रखना है, बीपीएससी में भी आया था ये। फिर 26 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया था, जो कि लैंड कैपिटल ऑफ अशोक था। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग? भारत के राष्ट्र ध्वज के डिज़ाइनर कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी पिंगलई वेंकैया, या ऑप्शन डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पिंगलई वेंकैया। BN राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। KM मुंशी जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। और ऑप्शन डी जो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो इन्होंने कैलीग्राफी किया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा ओरिजिनल, वो हैंड रिटन था, और जो कैलीग्राफी है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। इन्होंने हाथ से लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और इनिशियल ड्राफ्ट फ्रेमवर्क इन्होंने ही किया था। और KM मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और कंट्रीब्यूटर थे फंडामेंटल राइट का आइडिया देने में। पिंगली वेंकैया डिज़ाइनर है इंडियन फ्लैग के। इन्होंने 1921 में गांधी जी को सबसे पहले बार ट्राई कलर दिया था विथ चरखा इन द वाइट पार्ट। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफी किए थे ओरिजिनल हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये डेट याद रखिएगा 1921। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ तो हमने पिछले स्लाइड में ही देख लिया। हमारा ऑप्शन डी BN राव हो जाएंगे, यही कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है। Question number 7. How many female members were the part of Constituent Assembly that framed the Constitution of India? भारत के संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के कितने महिला सदस्य थी? तो लगभग 15 महिला सदस्य थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इनके नाम देख लेते हैं। सभी के नाम तो याद नहीं करने हैं, 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख, एक हो जाएगा ये राजकुमारी अमृत कौर, एक सरोजनी नायडू, एक सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी जो है वो पहली वुमेन CM बनी थी पूरे इंडिया की किसी स्टेट की, तो वो उत्तर प्रदेश की। ठीक है। हंसा जीवराज मेहता को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, बेगम एजाज रसूल को भी। ठीक है। ये एक लौती मुस्लिम फीमेल थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पार्ट थी। तो ये 6 नाम बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बी पट्टाभी सीतारमैया, बी AV ठक्कर, सी JB कृपलानी, डी KM मुंशी। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारमैया। और यहाँ बी का फुल फॉर्म क्या है? तो भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। कभी कभी फुल फॉर्म एज अ पूछ देगा नाम का, तो फिर अगर पता नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया was the chairman of House Committee of Constituent Assembly of India. क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देख लेते हैं। AV ठक्कर जो है उन्होंने भील सेवा मंडल का स्टैब्लिशमेंट किया था इन 1922। JB कृपलानी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लास्ट प्रेसिडेंट थे, और JB कृपलानी जो है वो पहले इंडियन भी थे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही थे। ठीक है। KM मुंशी जो है वो भारतीय विद्या भवन को फाउंड करते हैं 1938। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे ये, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड
का पोर्टफोलियो इनको दिया गया था भाई 1952-53 में। ठीक है, के एम मुंशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। क्वेश्चन नंबर 9, जीवी मावलांकर। जीवी का फुल फॉर्म क्या है? गणेश वासुदेव मावलांकर वाज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जीवी मावलांकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन ए, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज and tribal and excluded areas, B, committee on the function, C, order of business committee, D, ad hoc committee on national flag। तो ये हमारा ऑप्शन बी, कमिटी ऑन दी फंक्शंस के ये चेयरमैन था। ठीक है, अब देख लेते हैं, जीवी मावलंकर जो है वो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी बने थे। वल्लभ भाई पटेल जो है वो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट से याद रखना है आपको वल्लभ भाई पटेल, और माइनॉरिटीज़ के भी यही थे, और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया के भी कमेटी का चेयरपर्सन वल्लभ भाई पटेल जी थे। राजेंद्र प्रसाद जो है वो एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के चेयरमैन थे। ठीक है, ये पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ विच डैश वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन ए 84, बी 102, सी 109, डी 93। तो हमारा ऑप्शन डी 93 हो जाएगा आंसर। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, आउट ऑफ विच 292 जो है वो प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें से 4 जो है 289 में से 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के थे। कौन कौन से? तो दिल्ली, मेरठ, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से भी आए हुए थे। ठीक है, अब ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हु गेव द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना किसने दी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो गैली, ऑप्शन बी एडविन हबल, ऑप्शन सी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन डी सीवी रमन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी एडविन हबल। 1920 के करीब ये जो है इन्होंने ये थ्योरी दिया था एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का। गैलीलियो गैली जो है उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने सपोर्ट किया था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो निकोलस कोपरनिकस ने दिया था 1610 में। इन्होंने बहुत सारे टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन भी किए। ये पहले पर्सन बने जिन्होंने जुपिटर के लार्जेस्ट मून को ऑब्जर्व किया, जिसमें आयो को भी ऑब्जर्व किया, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ये चारों जो जुपिटर के मून हैं उन्हें गैलीलियो गैली ने ही डिस्कवर किया था। एडविन हबल जो है उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्होंने दिया था एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, और हबल्स लॉ भी बोलते हैं 1920 में, जो अभी हमने क्वेश्चन में देखा। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो है उन्होंने यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का इक्वेशंस दिया है। सीवी रमन जो है वो रमन इफेक्ट का खोज किया उन्होंने, और नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में 1930 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मून ऑफ जुपिटर। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? ए कैलिस्टो, बी यूरोपा, सी गैनीमेड, डी ट्रिटोन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ट्रिटोन जो है वो जुपिटर का मून नहीं है, बाकी जो है बाकी तीनों जुपिटर के मून है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रिटोन जो है वो लार्जेस्ट मून है नेपच्यून का। अब देखते हैं कि कौन से
कौन से जो प्लैनेट्स है उसके कितने कितने मून है। तो सैटर्न का 274 मून है, जुपिटर का 95 से 97, यूरेनस का 28 से 29 और नेपच्यून का जो है वो 16 मून है, जिसमें से ट्रिटोन सबसे बड़ा है। ध्यान रखना है ये जो डेटा है वो 2025 का है, लेटेस्ट मार्च 2025 का। तब तक जुपिटर सैटर्न का बहुत सारा मून डिस्कवर हुआ था नया नया, तब का है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट का दूसरा तारा है। ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बी पोलारिस, सी सिरियस, डी डेल्टा वेलोरम। तो हमारा ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सेकंड नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। पहला कौन सा है अर्थ से सबसे नियरेस्ट, तो हमारा खुद का जो सन है सोलर सिस्टम का वो सबसे नियरेस्ट है। सेकंड कौन सा हो जाएगा, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सेकंड नियरेस्ट स्टार हो जाएगा अर्थ का। ये कितना दूर है, तो 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, और एक लाइट ईयर में 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। मतलब एक साल में लाइट इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है, इसे लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखते हैं ऑप्शन ए वीनस, बी जुपिटर, सी मार्स या डी नेपच्यून। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वीनस। वीनस में ही जो है वो थिक वाइट और येलोइश क्लाउड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड जो है वो बहुत सारा मिलता है एटमॉस्फेयर में उसके। अब ये जो है ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है, मरकरी भले ही क्लोज है लेकिन वो सबसे हॉटेस्ट नहीं है। वीनस सबसे हॉटेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड्स बनता है और इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, वीनस को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, याद रखना है। सुबह सुबह जो अगर आप कभी कभी उठेंगे ना तो आपको चांद तो दिखेगा ही, लेकिन वीनस भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में लगभग 95.32% कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ठीक है। यूरेनस सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, और सबसे हॉट कौन सा है, तो वीनस, अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रिडिक्टिव हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। ए निकोलस कॉपरनिकस, बी गैलीलियो गैली, सी पियरी साइमन लैप्लेस या डी इमैनुअल कांत। तो ये हमारा ऑप्शन ए निकोलस कॉपरनिकस इज द राइट आंसर। इन्होंने ही प्रिडिक्टिव हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो सन है वो सेंटर में है और ये ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में जो है सोलर सिस्टम का प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। ये थ्योरी जो है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसे आर्यभट्ट ने भी पहले दिया था, लेकिन उन्होंने बस हिंट किया था, ये एस्ट्रोनॉमिकल आइडिया दिया था कि ऐसा हो सकता है कि सूर्य जो है वो सेंटर में है, बाकी सारे ग्रह जो परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन कॉपरनिकस ने ये फर्स्ट मैथमेटिकल हीलियोसेंट्रिक मॉडल बनाया, मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच प्लैनेट हैज अ रोटेटिंग ओवल ऑफ क्लाउड ट्वाइस एज वाइड एज अर्थ कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट बिन ऑब्जर्व फॉर मोर देन 300 ईयर। किस ग्रह पर पृथ्वी से दुगनी चौड़ाई वाले बादलों के एक घूमते हुए अंडाकार घेरे को जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं 300 से अधिक वर्षों से देखा जा रहा है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी वीनस। तो रेड जाइंट जो है वो जुपिटर को कहते हैं, और इसी से आप मतलब ट्रिक लगा सकते थे कि रेड जाइंट जुपिटर को कहते हैं। तो यहीं पे ग्रेट रेड स्पॉट भी है। ठीक है। ये जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये बना है मोस्टली गैसेस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर अच्छा वो 6 वो स्लाइड इंटरचेंज हो गया है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। पेरिहीलियन इज व्हेन अर्थ इज, पेरिहीलियन वह स्थिति है जब पृथ्वी डैश होती है। तो ऑप्शन ए अंडर द सन, ऑप्शन बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ऑप्शन सी नियरेस्ट टू द सन, ऑप्शन डी अबव द सन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा नियरेस्ट टू सन। अब आपको याद कैसे रखना है, तो पेरी मतलब पास, पी फॉर पेरी, पी फॉर पास, ठीक है। और जो एक एपीहीलियन होता है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, ठीक है, दूर, फार। तो पी पेरीहीलियन से पास, जब अर्थ जो है वो सन के सबसे पास होता है तो वो पेरीहीलियन स्टेट में ही होता है, ठीक है। पेरीहीलियन जो है वो 3 जनवरी को होता है। डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीहीलियन 3 जनवरी को, इस टाइम जो है वो अर्थ सबसे क्लोज होता है सन के, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर। और एपीहीलियन जो है वो जुलाई 4 से लेकर के 5 के बीच में होता है। और ये जो पॉइंट है अर्थ ऑर्बिट, जो कि सबसे दूर होता है सन के, ठीक है। एपीहीलियन जो है वो सबसे दूर होता है सन के, पेरीहीलियन पास, एपीहीलियन दूर। ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, पेरीहीलियन में पास में 147.1 किलोमीटर, और एपीहीलियन जो कि 4 जुलाई और 5 जुलाई को होता है उसमें 152.1 मिलियन किलोमीटर। तो लगभग कितना, 5 मिलियन किलोमीटर का गैप है, ठीक है। यहाँ साउथ पोल पे भी आप डिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगभग 3 मिलियन का गैप है। जुलाई में एपीहीलियन, जनवरी 3 को पेरीहीलियन, ठीक है। Next question, who was the first to accurately describe the ring of Saturn as a disk around the planet in 1655? सन 1655 में शनि के छल्ले को शनि के छल्ले को ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए हिडेकी युकावा, ऑप्शन बी गैलीलियो गैली, ऑप्शन सी क्रिश्चियन ह्यूगेंस, ऑप्शन डी गियोवानी कैसिनी। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिश्चियन ह्यूगेंस। इन्होंने ही 1655 में पहली बार सैटर्न का डिस्क को डिस्क्राइब किया था एक्यूरेटली, कि ऐसा कोई डिस्क प्रेजेंट है सैटर्न के अराउंड, और वो थे क्रिश्चियन ह्यूगेंस। डेट याद रखना है 1655, ठीक है। इन्होंने और भी कई चीज़ों का खोज किया, पेंडुलम क्लॉक, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, मैजिक लैंटर्न। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट भी थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? पृथ्वी की क्षितिजा कितनी है? ए 7456 किलोमीटर, बी 6371 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5619 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4728 किलोमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6371 किलोमीटर यही रेडियस है अर्थ का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS टेक्स डैश मिनट? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक परिक्रमा में डैश मिनट लगते हैं। ए 80 से 82 मिनट, बी 85 to 87 मिनट, सी 90 to 93 मिनट, डी 83 to 86 मिनट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 90 to 93 मिनट। और एक दिन में लगभग 16 बार परिक्रमा कर लेता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी का। मतलब ये 16 दिन और 16 रात एक ही बार में देख लेता है। हाँ, मतलब एक तरफ 8 बार, एक तरफ 8 बार। आपको पता होगा कि एक आधा पृथ्वी पे दिन होता है तो आधा पृथ्वी पे रात होता है। एक तरफ जो है जब 8 बार ये रोटेट करे तो ये रात में जाता है, 8 बार रोटेट करे तो ये दिन में जाता है। तो टोटल 16 बार ये रोटेट करता है एक दिन में, ठीक है। 16 टाइम 24 आवर में 16 ऑर्बिट्स लगाता है, 16 सनराइजेस और एंड सनसेट देखता है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। लगभग जितने भी PYQ हैं मैं वो सारा कवर कर दूंगा।
धीरे धीरे लगभग 20, 25, 30, 40 लक्ष्य भी आ सकते हैं इसके। कोई अंत नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तभी ये पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।